गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं ऐसे 240। कौन सा है? ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और ऑडिट पर्सपेक्टिव से। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे 240। अब देखिए, अपने जो ऐसे 240 शुरू किया था उससे पहले अपन एक छोटी सी चीज डिस्कस करी थी। कौन सी? ऐसे 200 की हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। राइट, और वहां पर हमने क्या देखा था? ऑडिटर को चेक करना होता है कि फ्रॉड के रिगार्डिंग भी मिसस्टेटमेंट वाला। तो फ्रॉड भी हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में क्या था? कवर था। फिर हमने वहां पे आगे क्या देखा था? इनहेरेंट लिमिटेशन का पार्ट देखा था। वहां पे हमने क्या देखा था? जो फ्रॉड वाला जो एरिया होता है वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन का पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड प्रॉपर्ली डिजाइन होते हैं। राइट, ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा होता है। राइट, ऑडिटर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करता है नॉर्मली। राइट, ये सारी चीज अपने डिस्कस करी थी। तो अल्टीमेटली क्या था? फ्रॉड के रिगार्डिंग इनहेरेंट लिमिटेशन का पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन ये था कि सर, अगर फ्रॉड के रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट होती है तो वहां पे ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो इस चीज को कौन डील करता है? ऐसे 240। कौन? हमारा ऐसे 240 ये सबसे पहले बताता है कि यार फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड क्या है। राइट, और ये बाद में क्या करेगा? फ्रॉड को और डिटेल में क्या करेगा? एलेबरेट करेगा। एंड देन वी विल मूव टू क्या है हमारा ऐसे 240 का ऑब्जेक्टिव एंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे 240। तो सबसे पहले बताता है ऐसे 240 डील करता है कि जो फ्रॉड है उसके रिगार्डिंग हमारे ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, तो देखिए यहाँ पे ऐसे 240 ने बोला है कि ऑल्दो जो फ्रॉड है वो बहुत बड़ा है ना कंसेप्ट है। फ्रॉड में बहुत सारी चीजें कवर होती है। मतलब अल्टीमेटली अगर आप किसी को चीट कर रहे हो तो वो क्या है? फ्रॉड है। राइट, वो क्या है? फ्रॉड है। बट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड क्या रहेगा? राइट, मतलब ऑडिटर को किस टाइप के फ्रॉड से क्या है? कंसर्न है। तो इसने क्या बोला? ऑडिटर इज कंसर्न विद ओनली सच फ्रॉड दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, दैट कॉज मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर इज कंसर्न विद ओनली सच फ्रॉड। राइट, तो देखिए क्या बोल रहा है? मिस स्टेटमेंट दो कारण से हो सकती है, या तो एरर और दूसरा क्या है? फ्रॉड। राइट, अब फ्रॉड इसने क्या बोला था? इंटेंशनल एक्ट होता है। फ्रॉड क्या है? इट्स एन इंटेंशनल एक्ट टू गेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। अब यहाँ पे क्या बोला? ऑडिटर इज कंसर्न विद ओनली सच फ्रॉड दैट कॉज मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बराबर, इन्होंने क्या किया? साथ में फ्रॉड को और ज्यादा एलिब्रेट किया। क्या एलिब्रेट किया? ऑडिटर इज कंसर्न विद टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड। पहला, फ्रॉड रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या है? मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या फिर मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। राइट, इन दो टाइप के फ्रॉड से क्या है? ऑडिटर कंसर्न है। अब देखिए फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या हुआ? हम गलत तरीके से क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, राइट, वो कैसी है? फ्रॉडलेंट है, पहला केस। दूसरा क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब यहाँ पे अपन को बताया था कि इसमें क्या क्या आता है। तो पहला अपन ने देखा था इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे क्या था? मैन्युपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। राइट, दूसरा क्या था? डीलिंग, रिकॉग्निशन और ओमिशन ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन। राइट, यहाँ पे क्या था? मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज। फिर अपन ने देखा था ये नॉर्मली कैसे किया जाता है। राइट, पहले अपन ने देखा था फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आता है, फिर अपन ने देखा था फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे किया जा सकता है। अब देखिए बेसिकली क्या था? ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फ्रॉड भी होता है। राइट, देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड कौन कर सकता है? नॉर्मली जो मैनेजमेंट लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं बाय बाय बाई पासिंग द कंट्रोल को ओवरराइड करके क्या किया जाता है? नॉर्मली ये चीजें करी जाती है। तो ये नॉर्मली कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। राइट, ये नॉर्मली कौन करता है? मैनेजमेंट। अब ये क्या बोल रहा है किस तरीके से किया जा सकता है? एक इन्होंने एग्जांपल दिया, रिकॉर्डिंग फिक्स्ड जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलरली एट द क्लोज ऑफ द ईयर। किस लिए किया जा सकता है? ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को मैनिपुलेट वगैरह करने के लिए, या फिर किसी प्रेशर या फिर किसी टारगेट को अचीव वगैरह करने के लिए। या फिर क्या है? इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशंस। हमने कोई एस्टिमेट बना रखा है, कोई प्रोविजन, कोई कुछ भी बना रखा है, हम क्या कर रहे हैं? उसमें चेंजेस कर रहे हैं, जबकि कोई भी नई है ना इवेंट या फिर कोई है ना नया इवेंट वगैरह, कोई नई सिचुएशन वगैरह नहीं हुई है। राइट, विदाउट दैट हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे एजम्पशंस को चेंज कर रहे हैं। अगेन किसके लिए? हमारे खुद के बेनिफिट के लिए। दूसरा क्या है? इवेंट ट्रांजैक्शन का ओमिट करना, उसको रिकॉर्ड नहीं करना या फिर उसको डिले करना, फैक्ट्स को कंसील करना। राइट, या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंटर करना, किस लिए? अगेन मिस स्टेटमेंट करने के लिए। राइट, दूसरा क्या था? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। उसमें क्या था? थेफ्ट ऑफ एन एंटिटी एसेट। उसकी कुछ टेक्निक थी, क्या थी? पहला था इम्बेजिंग रिसिट। हमको कोई रुपए मिला है पर हम क्या करें? उसको रिकॉर्ड वगैरह नहीं करें। जैसे कि मान लीजिए एंटिटी ने पहले ही किसी को बैड डेट किसी को रिकॉर्ड कर दिया था। अब मान लीजिए बाई चांस वहां से वापस पैसे मिले पर क्या कर रहे हैं? उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। मतलब वो रिसिट जो आई है उसको क्या किया? उसको फ्रॉड कर लिया उसका। या फिर क्या? स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, या फिर कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट रिसीव्ड बाय द एंटिटी। मान लीजिए कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था जो अपने डिस्कस किया था। राइट, तो मान लीजिए उसके रेलेवेंट कोई सर्विस मिली नहीं रही है। राइट, उसके रेलेवेंट कोई सर्विस मिली नहीं रही है। थर्ड पार्टी और जो उस सर्विस को जो देखने वाला जो पर्सन था, दोनों ने क्या किया? टाई अप कर लिया और फ्रॉड कर लिया। कंपनी ने उसको पेमेंट किया। राइट, बट कंपनी को उसके रिगार्डिंग कोई भी सर्विस रिसीव नहीं हुई। या फिर क्या? यूजिंग एन एंटिटी फॉर पर्सनल यूज। कुछ खास नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला? ऐसे 240 ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए। राइट, कुछ सर्कमस्टेंसेज वगैरह बताए। राइट, दैट इंडिकेट
किस एंटिटी में क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, राइट। यहाँ पे फ्रॉड रिस्क हो सकती है, फ्रॉड के कारण मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क यहाँ पे है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉड ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉड ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है, जब आप किसी एंटिटी की ऑडिट करो, अगर वहाँ पे आपको क्या मिले, हाई इंसेंटिव वाली स्कीम वगैरह मिले या फिर कोई हाई प्रेशर अगर आपको मिले, राइट, कि एंटिटी में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह है किसी टारगेट को अचीव वगैरह करने के लिए, देन इट्स इंडिकेशन कि वहाँ पे क्या हो सकती है, मिसस्टेटमेंट हो सकती है इन ऑर्डर टू अचीव दैट टारगेट। दूसरा क्या है, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए उसके क्या है, इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है या फिर इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसी है वो क्या है, उसके जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या है पता है, दैट इज परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। एंड तीसरा क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ एक्ट। यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, बेसिकली जो एंटिटी है उसका अपन क्या कहते हैं, ओवरऑल एनवायरमेंट वगैरह भी कंसीडर करते हैं, साथ में वहाँ पे जो लोग हैं अपन क्या कहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल वगैरह को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ एक्ट क्या हो रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है वो किसी न किसी तरीके से क्या कर रहा है, खुद को जस्टिफाई कर रहा है, राइट। इसके लिए अपन एक मूवी का एग्जांपल लिया था, कौन सा, लकी भास्कर। ऑल्दो वो क्या था, एक ऑनेस्ट पर्सन था, पर फिर भी उसकी पर्सनल रिलेशन या फिर जो फैमिली रिक्वायरमेंट ऐसी थी, राइट, और वो ऑनेस्ट होने के बाद भी उसको क्या रेलेवेंट प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहे थे, इसलिए क्या कर रहा था वो, इस कारण खुद को जस्टिफाई कर रहा था और वो क्या कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। और नॉर्मली जो तीनों चीजें होती है कभी कभी एक दूसरे पे डिपेंड होती है। जैसे कि लक्की भास्कर में उसको फैमिली रिक्वायरमेंट थी, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ऑल्दो वो सारा काम अच्छे से कर रहा था, राइट, और उसको क्या था, जो उसके जो बैंक के जो इंटरनल कंट्रोल थे उसको उसकी डेफिशिएंसी का पता था, इसीलिए क्या कर रहा था, उसका फायदा उठा रहा था और क्या कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था, राइट। तो इसको अगर अच्छे से याद करना है तो कौन सी मूवी देख लीजिए, लक्की भास्कर। अभी नहीं देखनी है आपको, हाँ, ओके, नवंबर 25 वाले आप देख सकते हो, अच्छी मूवी है। तो अपन चलिए आगे जाते हैं। ये अपन नीचे ऑलरेडी डिस्कस कर ली ऐसे 200 वाली, राइट। ओके, अब अपन एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, ये वाली। ये किसके बारे में डील कर रहा है, देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की, राइट। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, फ्रॉड को प्रिवेंट करना या फिर उसको डिटेक्ट एंड करेक्ट करना, वो रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है, अगेन मैनेजमेंट की, राइट। द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड लाइज विद द मैनेजमेंट। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो उसकी सेकेंडरी रिस्पांसिबिलिटी होती है, उसका मेन ऑडिटर की मेन रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। अगर उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करते वक्त उसको फ्रॉड नोटिस में आता है तो क्या करेगा, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह करेगा, राइट, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, सिंपल है। तो ध्यान रखना, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। यहीं पे इसने ये भी बताया था कि फ्रॉड के रिगार्डिंग इन हैंड लिमिटेशन का क्या होता है, पोटेंशियल इंपैक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रॉड क्या होता है, प्रॉपर्ली डिजाइन होते हैं, उसको छुपाने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारी प्रैक्टिसेज करी जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं मेन चीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 240 क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो देखिए एसए 240 क्या बोलता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रॉड के रिगार्डिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है, राइट। जिस समय ऑडिटर आप अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, राइट, जब आप अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट उसको आइडेंटिफाई असेस कर रहे हो, तब उसके साथ में आप क्या करोगे, फ्रॉड के रिगार्डिंग भी आप क्या करोगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, असेस करोगे, राइट। अब ऐसे 240 क्या बोलता है, एक बार आपने रिस्क को क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, असेस कर दिया, क्या कर दिया, एक बार आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, असेस किया, तब आप क्या करोगे, उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करोगे, दैट इज द रेस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। अब वहां पे ऑडिटर को क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने, जो भी ऑडिटर ने रिस्क असेस करी है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, बराबर। अब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, उसके बेसिस पर ऑडिटर को क्या मिलेगा, या तो मिलेगा फ्रॉड मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो उसको ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएटली डील करेगा, बराबर, समझ में आया। तो देखिए क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रॉड के रिगार्डिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, इसी को अपन क्या बोलते थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, राइट। फिर क्या बोल रहा है, आपने जो भी रिस्क असेस करी है उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, प्रोसीजर डिजाइन करोगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट। फिर आप क्या करोगे, जो भी आपको एविडेंस मिलेंगे उसका एनालिसिस करोगे, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करोगे, क्या करोगे, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करोगे, बराबर। सिंपल सा एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड का मतलब किस तरीके से मुझे रिपोर्ट पे डील करना है, किस तरीके से मुझे अपने अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे इसका इफेक्ट देखना है, राइट। यहाँ पे मेरी क्या कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वेदर विद द डीसीडब्ल्यूजी और विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, राइट। तो बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड है। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने लेवल ध्यान हो जाना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम क्या करते हैं, एक तो इंक्वायरी वगैरह करते हैं, राइट, द बेसिक प्रोसीजर इंक्वायरी कंफर्मेशन। दूसरा अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं, राइट। एक अपन क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, रेशियो एनालिसिस वगैरह जिसकी अपन बात करते हैं, राइट। तो देखिए अब अपन रिक्वायरमेंट देखने जा रहे हैं। यहाँ तक अगर हो गया तो चैप्टर बहुत इजी है, अब तो कंप्लीट होने आ गया है। तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इन रिलेशन टू फ्रॉड आपको क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे और एम्फेसाइज करना चाहिए। दूसरा अपन क्या करेंगे, डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम। अब ये क्या है, अभी तक प्लानिंग पार्ट का बात हो रही है, अभी तक क्या हो रही है, प्लानिंग पार्ट हो रहा है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डिजाइन करेंगे, दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। एंड अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिटर एविडेंस, राइट, ये इसी का पार्ट होता है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये उसके बाद का है, जो था ना रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, ये उसका पार्ट है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ये बोल रहा है कि देखिए ऑडिटर, आपको प्रायर एक्सपीरियंस आपका जो भी हो, कुछ भी हो, राइट,
फिर भी आपको क्या करना चाहिए, एंटिटी में जब भी ये किसी एंटिटी की ऑडिट करे तब आपको क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। और एक बैक ऑफ द माइंड आपको ध्यान रखना चाहिए कि यार एंटिटी में फ्रॉड होने के रिस्क हो सकती है, राइट। फिर अपन यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि देखिए आप नॉर्मली इनिशियली आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन लेके चलते हो अनटिल अनलेस सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, जो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे क्या है, कुछ फ्रॉड वगैरह हो सकता है। तो इनिशियली अपन क्या करते हैं, चीजों को जेन्युइन लेके चलते हैं, और इट इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड आउट, सिंपल केस। अभी क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे एम्फेसाइज कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, अगर जो रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी है, राइट, जो रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी है वहां से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट, विद रेस्पेक्ट टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, अगर वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, राइट, अगर जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो अदर इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है, इनकंसिस्टेंट है, राइट, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, राइट, आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन नहीं है, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया गया है, राइट, या फिर आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्या है, डाउट है, राइट, मतलब या तो जो रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी है, राइट, आपको वहां पे डाउट है, या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस पे आपको क्या है, डाउट है, तो आप क्या करोगे, वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे, क्या करोगे, वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे, राइट, मतलब आप क्या करोगे, अपने डाउट को रिजॉल्व करोगे। वहां पे आप बेसिकली क्या करोगे, एक तो आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी से क्या करोगे, डायरेक्टली कंफर्म करोगे, एक तो क्या करोगे, आप थर्ड पार्टी से डायरेक्टली कंफर्म करोगे, और आप चेक करोगे, और आप चेक करोगे क्या मुझे यहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत है, राइट। देखिए डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करना, राइट, ऑडिटर की एक्सपर्टाइज नहीं है, ऑडिटर की एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो क्या करे, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वो चेक कर सके, पर अगर उसको डाउट है तो क्या करेगा, वहां पे एक्सपर्ट को हायर करेगा इन ऑर्डर टू चेक द डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिसिटी, राइट। अपन एक एग्जांपल लिया था, कौन सा, शिपिंग कंपनी के जो डॉक्यूमेंट था, राइट, शिपिंग कंपनी का जो डॉक्यूमेंट था, जो रियल लाइफ एग्जांपल था, अपन ने वो डिस्कस किया था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओके, ये क्या बोला, अगर आपको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स पे क्या है डाउट, अगर आपको लगता है मॉडिफाइड है एंड दैट इज नॉट डिस्क्लोज टू ऑडिटर, राइट, दैट इज नॉट डिस्क्लोज टू ऑडिटर, मतलब वहीं पे ऑडिटर क्या लग रहा है, फ्रॉड का इंस्टेंस लग रहा है, तो ऑडिटर क्या करता है, वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है। दूसरा अपन क्या करते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ ऑडिट हम क्या करते हैं, हमारी एंगेजमेंट टीम के साथ क्या करते हैं, डिस्कशन वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, हमारी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन वगैरह करते हैं, राइट। पहला तो एंटिटी में कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है, कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इन क्लास, बहुत इजी पॉइंट है, ज्यादा टफ नहीं है, राइट। यहाँ पे जैसे अपन रिलेटेड पार्टीज के साथ बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन रिलेटेड पार्टी किस टाइप के ट्रांजेक्शन है, राइट, अगर कोई रेशियो है जो क्या है सिग्निफिकेंटली क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट वगैरह हो रहे हैं, बराबर, या फिर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वगैरह है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ इन सारे एरियाज को क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म होनी चाहिए, वहाँ पे क्या क्या कम्युनिकेशन वगैरह सारा होना चाहिए, राइट, दैट वाज डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ था विद द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्या दिया हुआ था, देखिए इनिशियली हम क्या करते हैं, दो चीजें, बाकी तो हमारे सारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे डिपेंड करेगा, तो इनिशियली दो चीजें होती है। देखिए एक तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला जो एरिया है, हम वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, फ्रॉड रिस्क, हम वहाँ पे क्या मानते हैं, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे क्या मानते हैं, फ्रॉड रिस्क, बराबर। पर ये क्या बोला स्टैंडर्ड, इनिशियली अपन वहाँ पे फ्रॉड रिस्क मानते हैं, पर जब आप एंटिटी का सारा काम कर रहे हो ऑडिट का, तब आपको लगता है कि यार यहाँ पे फ्रॉड रिस्क नहीं है, राइट, मतलब आपके पास इनफ एविडेंस है, राइट, जिसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर रहे हो कि यार रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले एरिया में फ्रॉड नहीं है, मतलब सिंपल ट्रांजेक्शन है, एक ही टाइप का है ना, एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन है, दैट इज टू अगेन सिंपल, सारा ऑनलाइन बेसिस पे होता है, अगेन वहाँ पे क्या है, सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, पूरा प्रॉपर्ली इंटरनल कंट्रोल है, राइट। आपका प्रायर एक्सपीरियंस भी आपको क्या बोल रहा है, आपको कंक्लूड करवा रहा है कि यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में फ्रॉड रिस्क नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको डॉक्यूमेंट करोगे, और फिर वहाँ पे अगेन से आपको ना अलग से उसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियली अपन क्या करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में फ्रॉड रिस्क लेके चलते हैं। दूसरा कौन सा था, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे भी क्या था, इनिशियली हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रॉड रिस्क लेके चलते हैं, मतलब हो सकता है मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहे हैं, हो सकता है हमको लग रहा है कि कंट्रोल सही तरीके से डिजाइन है, वो सही तरीके से काम कर रहा है, बट स्टिल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसको ओवरराइड कर सकता है, उसके रिस्क है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, इसके रिस्क को लेके चलते हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ असेस्ड आरओएम, मतलब आप कुछ भी रिस्क असेस करें इन रेस्पेक्ट टू फ्रॉड, आपको ध्यान रखना, आपको स्पेशली इसके रिगार्डिंग आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या करने पड़ेंगे, डिजाइन करने पड़ेंगे, राइट। स्टार्टिंग में अपने जो देखा था फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हम क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली अलग से ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते हैं, राइट। हम मतलब स्पेसिफिकली क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह को चेक करेंगे, जो मैनेजमेंट जो एजम्पशन वगैरह ले रहे हैं, या फिर उसमें जो चेंजेस वगैरह करते हैं, हम क्या करते हैं, उनको भी चेक करते हैं, या फिर आउटसाइड जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको भी चेक वगैरह करते हैं, राइट। दैट इज व्हाट डीलिंग विद द मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, हम वहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, राइट, ये तीन चीजें, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे। इंक्वायरी हम किस किस की करेंगे, एक तो मैनेजमेंट की करेंगे, एक अपन अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है एक अपन उसकी है ना इंक्वायरी करेंगे, एक अपन क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी वगैरह की क्या करेंगे, इंक्वायरी वगैरह करेंगे। तो देखिए एक अपन मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की वगैरह क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पहला विद रेस्पेक्ट टू असेसमेंट ऑफ रिस्क, फ्रॉड रिस्क। दूसरा अपन को पूछेंगे
रेस्पॉन्स टू रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, अगर आपको कोई फ्रॉड रिस्क मिली है तो उसके रिगार्डिंग आपके क्या रेस्पॉन्स वगैरह है। दूसरा अपन उनको पूछेंगे मैनेजमेंट कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, क्या आपने कोई फ्रॉड के रिगार्डिंग टीसीडब्ल्यूजी को कोई मैटर कम्युनिकेट वगैरह किया है क्या, तो अपन उसके बारे में भी क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। सेम चीज, क्या आपने कोई अपने एम्प्लॉयज वगैरह के साथ इसके रिगार्डिंग क्या किया है, कोई पॉलिसी वगैरह, राइट, कोई कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह अगर कुछ कम्युनिकेट किया है तो अपन क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन लेंगे। साथ में अपन उनको पूछेंगे वेदर डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, राइट, टू डिटरमाइन वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ एनी फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, बराबर। अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया था कि देखिए आप ये ना मैनेजमेंट की इंक्वायरी करना क्यों जरूरी है। देखिए जो इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन इंप्लीमेंट करना है वो किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। इसलिए जरूरी है कि एक बार हम क्या करें, मैनेजमेंट के है ना उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करें, राइट। तो देखिए क्या बोला है, मैनेजमेंट एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंटरनल कंट्रोल, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड फॉर द ओवरऑल कंट्रोल एनवायरमेंट। इसलिए हमको सबसे पहले मैनेजमेंट की इंक्वायरी करना जरूरी है। मैनेजमेंट कितना है फ्रॉड को है ना इंपॉर्टेंस देता है। अब देखिए दूसरा अपन क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी की इंक्वायरी करेंगे। दूसरा अपन क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी की भी इंक्वायरी करेंगे, बराबर। पहला तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है आप उसको किस तरीके से ना ओवरसी करते हो, पहली चीज। दूसरा अपन टीसीडब्ल्यूजी को पूछेंगे क्या आपको कोई फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर कोई एलिज फ्रॉड के बारे में पता है क्या, बराबर, सिंपल सी चीज। अब देखिए टीसीडब्ल्यूजी की इंक्वायरी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहीं उस इंक्वायरी से अपन को एक पता चलेगा मैनेजमेंट फ्रॉड के बारे में। देखिए अगर मैनेजमेंट फ्रॉड के बारे में जानना है तो उससे जो एक लेवल ऊपर है उसकी इंक्वायरी करिए, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, अपन सबसे पहले उनको पूछेंगे कि आपको कोई फ्रॉड के बारे में नॉलेज है एंड अंडरस्टैंड हाउ टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी मैनेजमेंट प्रोसेस रिगार्डिंग फ्रॉड। अब देखिए ऑडिटर को इसकी इंक्वायरी क्यों करनी चाहिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपर डिजाइन इंप्लीमेंट मैनेज करना रिस्पांसिबिलिटी किसकी थी, मैनेजमेंट की, बराबर। अब वो सही तरीके से एडिक्वेट है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजी की इंक्वायरी कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट को देखने के लिए एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ एंटिटी टू मैनेजमेंट फ्रॉड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये अपन को नॉर्मली कहां से पता चलेगा, टीसीडब्ल्यूजी से। फिर क्या बोल रहा है, ये तीसरी बात कर रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, किसकी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, राइट, जो रेशियो एनालिसिस होता है उसकी बात कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड व्हाइल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट। कोई आपको है ना अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आपको क्या ना कोई आइडेंटिफाई हुई है क्या, राइट, या फिर कोई है ना अनयूजुअल रेशियो एनालिसिस आपको कोई आइडेंटिफाई वगैरह हुआ है क्या। अपन क्या करते हैं इसके रिगार्डिंग अपन है ना इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, राइट। अब इन सबके और साथ में अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह भी करते हैं। जो अपन बेसिकली जो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, जो इंटरनल कंट्रोल की जो अंडरस्टैंडिंग करते हुए जो अपने जो ऑब्जर्वेशन जो अपन लिए थे, अपन क्या करते हैं उन सबको कंसीडर करते हैं, राइट। और अपन चेक करते हैं क्या इस एंटिटी में कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है क्या, राइट। अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो हम उनके बेसिस पर, इन सबके बेसिस पर हम क्या करते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई असेस करते हैं एट डाइजेशन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के लिए। एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट रिस्क, राइट, रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। इसलिए हम क्या करते हैं उससे जो रेलेवेंट कंट्रोल है उसकी क्या करेंगे, अपन अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइड असेस आरओएमएम ड्यू टू फ्रॉड एज पर 315 एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एडजस्टेशन लेवल एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट रिस्क। इसलिए हम क्या करेंगे, इससे जो रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल है उसकी क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अब ये ऐसे 240 क्या बोलता है, एक बार आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करी, असेस करी, तो अब अपन क्या करेंगे, अपना रेस्पॉन्स डिजाइन करेंगे, राइट। रेस्पॉन्स टू असेस्ड आरओएमएम, राइट, रेस्पॉन्स टू असेस्ड आरओएमएम एज पर ऐसे 330, राइट। एडजस्टेशन लेवल पे हम क्या करेंगे, एज पर 330 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारे फर्दर प्रोसीजर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे इन ऑर्डर टू एड्रेस असेस्ड आरओएमएम। दूसरा अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल अगेन सिंपल है। अपन क्या करेंगे, वहाँ पे जो स्किल पर्सन है, जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन है, अपन क्या करेंगे, एक तो उनको है ना वो काम देंगे, राइट। दूसरा अपन क्या करेंगे, वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे क्या, सरप्राइज एलिमेंट, राइट, क्या करेंगे, सरप्राइज एलिमेंट, दैट इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, राइट। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, एसेंट पर्सनल जो एक्सपीरियंस वगैरह है एंड इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, चेक वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज इंडिकेटिव ऑफ द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा एडजस्टेशन लेवल पे क्या बात कर रहा है, अपन ऐसे 330 अपन क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीजर से डिजाइन करेंगे। एक अपन स्पेशली चीज क्या डिस्कस करी थी, रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल इररेस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड आरओएमएम। आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है और परफॉर्म करना है, राइट। ये क्या बोल रहा है, ऑडिटर सेल डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क असेस्ड ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अपन बेसिकली वहां पे क्या करेंगे, एक तो जो क्लोजिंग जर्नल एंट्री है अपन क्या करेंगे, एक तो उसको चेक करेंगे। दूसरा अपन जो अकाउंटिंग एस्टीमेट है अपन क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, वहां पे कोई बायसनेस वगैरह तो नहीं है, राइट। ये कोई है ना इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। दूसरा आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। अपन वहां पे क्या करते हैं, नॉर्मली बिजनेस रैशनल वगैरह चेक करते हैं। अब अपन ने क्या किया है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, राइट। तो उसके बेसिस पर अपन को क्या मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, जिसका अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो अपन चेक करेंगे वेदर इट्स इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, वेदर इट्स इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड एंड इफ यस तो अपन क्या करेंगे, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे इसका क्या करेंगे, इफेक्ट देखेंगे। साथ में अपन जो मैनेजमेंट की जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उसकी रिलायबिलिटी को क्या करेंगे, असेस करेंगे, राइट, वेदर दे आर रिलायबल और नॉट, राइट। अपन उसकी रिलायबिलिटी पे क्या करेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे, सिंपल सी चीज। दूसरे क्या बोल रहा है, अगर ऑडिटर को लगता है कि उसमें क्या है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, राइट,
जो मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है या फिर जो सस्पेक्टेड फ्रॉड है वहां पे कौन है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। कौन है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो अपन क्या करेंगे, फिर से जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उसको क्या करेंगे, रीइवैल्यूएट करेंगे एंड वी विल कंसीडर इट्स इंपैक्ट ऑन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर। सिंपल। तो दो चीज, अगर उससे फ्रॉड में क्या है, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है तो अपन क्या करेंगे, फिर से रिस्क को असेस करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। एंड थर्ड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हम क्या करेंगे, जो फ्रॉड है वेदर अगर कंफर्म फ्रॉड है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो अपन क्या करेंगे, उसका इंप्लीकेशन देखेंगे ऑन आवर ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑडिटर रिपोर्ट, राइट। सिंपल सी चीज। अब एक स्पेशल केस, राइट। कौन सा है, अनेबल टू कंटिन्यू इंगेजमेंट। कौन सा है, अनेबल टू कंटिन्यू इंगेजमेंट। क्या बोल रहा है, आपको ऑडिट एविडेंस मिले, आप उसको क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, राइट। अगर आपको वहां पे क्या मिलती है, मिस स्टेटमेंट मिलती है, और अगर आपको लगता है कि वो क्या है, फ्रॉड के कारण है या फिर कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण, आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे वेदर इट इज ड्यू टू फ्रॉड और नॉट, दैट इज द सस्पेक्टेड फ्रॉड। अपन ने जो एक एग्जांपल है टीडीएस वाला, कोई रेलेवेंट नहीं है पर ठीक है, सिंपल सी चीज समझिए, फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण। अब वहाँ पे सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि आपको लगता है कि यार मैं अब इंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता, राइट। देखिए नॉर्मली ऐसे सर्कमस्टेंस कब होते हैं, जब बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हो और कौन, मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो उसमें, कौन, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। अब या तो क्या करेंगे, आपको थ्रेट है ना मिल सकता है कोई विद रिलेशन टू योर लाइफ, अगर आपको थ्रेट मिल सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट आपको क्या कर रही है, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रही है टाइमली बेसिस पे या फिर सही तरीके से, और उसका रीजन ये है कि अब आपको उसके कारण ये लग रहा है कि अब मैं इंगेजमेंट फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आपको उसको एप्रोप्रिएटली डील करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि सर आपको अपनी क्या करनी है, उस केस में प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है। आपको क्या चेक करना है, अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, मतलब कि आपको किसी जिसने आपको अपॉइंट किया है या टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने की जरूरत है या नहीं। दूसरा, उसके साथ में आप क्या करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करोगे, क्या विड्रॉल लीगली परमिटेड, राइट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमारी जो विड्रॉल की जो पॉलिसी थी एज पर एसक्यूसी 1 पॉलिसी प्रोसीजर, हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या विड्रॉल लीगली परमिटेड है, बराबर। साथ में अपन क्या करेंगे, जो टीसीडब्ल्यूजी को क्या करेंगे, एक पॉसिबल अपन क्या करेंगे, सारे सर्कमस्टेंस वगैरह अपन क्या करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, राइट। और अपन साथ में बोलेंगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अब उनकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, आप जो है ना वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे, उसके बेसिस पर अपन देखेंगे क्या हमको विड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या वो लीगली परमिटेड है। ओके, इफ लीगली परमिटेड है तो अपन क्या करेंगे, वापस हमारी वहाँ पे क्या देखेंगे, हमारी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अदर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, क्या हमको किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं, राइट। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अपन मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग विड्रॉल एंड द रीजन फॉर विड्रॉल, राइट। फिर अपन क्या करेंगे, उस केस में अपनी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, क्या हमको जिसने अपॉइंट किया था क्या हमें उसे रिपोर्ट करने की जरूरत है या फिर हमको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं, राइट। अब बस चैप्टर पूरा होने वाला है, ऐसे 240 बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड है। अब ये क्या है, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, ये कौन सा पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट अपना चल रहा है। जो अपने जो ऊपर वाला जो पार्ट देखा, ये भी जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था उसका रेस्पॉन्स है, राइट। उसकी रिक्वायरमेंट अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे थे थर्ड ऑब्जेक्टिव की, और ये जो बाकी की जो दो रिक्वायरमेंट है ये भी थर्ड ऑब्जेक्टिव से क्या है, रिलेटेड है, राइट। मतलब क्या है, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना। तो देखिए क्या बोल रहा है, अगर आपको लगता है एंटिटी में क्या है, फ्रॉड है, या फिर आपको लगता है आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे, आपको लगता है सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पे क्या करेंगे, इन सब चीजों के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करेंगे, राइट। टाइमली बेसिस पे अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ चीजों को कम्युनिकेट करेंगे। फिर अगर अपन को लगता है फ्रॉड में क्या है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या फिर एम्प्लॉय रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल क्या है उसमें इन्वॉल्व है या फिर अदर इन्वॉल्व है, पर उस फ्रॉड के कारण क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करेंगे। साथ में अपन बताएंगे फर्दर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑडिट एंगेजमेंट, ये भी अपन चीज क्या करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, बराबर। सिंपल सी चीज। देखिए हमको फ्रॉड मिला है तो हम उसको डील भी तो करेंगे ना, तो ये क्या बोल रहा है, आप एक तो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करोगे और एक आपको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना है, बिकॉज इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ कोर्स, राइट। दूसरा क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट। मतलब फ्रॉड के कारण अगर आपको मिसस्टेटमेंट मिलती है या फिर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड लगता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां पे सेकंडली आप देखोगे लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग आपकी क्या रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और एक चीज ध्यान रखना, अगर एज पर लॉ एंड रेगुलेशन अगर आपकी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, तो ध्यान रखना वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो उसको ओवरराइड करती है। मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी ब्रीच नहीं होती है। मतलब मान लीजिए अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है और उस केस में अगर आप सीजी को कम्युनिकेट करते हो, तो ध्यान रखना उस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होगी, ठीक है। ओके, इससे सब पूरा होता है हमारा ऐसे 240। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ ऐसे 250। कौन सा है, कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बड़ा ही इजी स्टैंडर्ड है, तो चलिए फटाफट इसका रीजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐसे 250 डील किसके साथ करता है, जो लॉ एंड रेगुलेशन एंटिटी पे एप्लीकेबल है, क्या एंटिटी उसे कंप्लाइंस कर रही है या नहीं कर रही है, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इसको कौन डील करता है, ऐसे 250। फिर देखिए ऐसे 250 में हमने एक चीज देखी थी क्या,
कि जो लॉ एंड रेगुलेशन वाला जो एरिया होता है वहां पे हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन का पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। वहां पे क्या थे, मल्टीपल रीजन से देखिए एक एंटिटी पे बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, उन सबको आइडेंटिफाई करना, राइट। काफी बार एंटिटी अपना ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, तो सारी चीज सेम, सारी चीज ऑडिटर आइडेंटिफाई करे, राइट। वहां पे क्या होती है, रिस्क ज्यादा होती है। अब दे आर मल्टीपल लॉ एंड रेगुलेशन जो साइक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होते, दूसरे ना लॉ एंड रेगुलेशन भी होते हैं, तो उनकी सारी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना ऑडिटर के लिए नॉर्मली नॉट पॉसिबल, राइट। दैट्स नॉट सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। और साथ में नॉन कंप्लायंस है या नहीं है, दैट इज अगेन ना मैटर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये क्या बोला है, दे आर सर्टेन फैक्टर्स ड्यू टू विच जो इनहेरेंट लिमिटेशन होता है उसका लॉज एंड रेगुलेशन के जो एरिया होता है वहां पे उसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसी चीज को एडिक्वेटली कौन डील करता है, एसए 250 वो क्लियरली बताता है स्कोप विद रेस्पेक्ट टू द लॉज एंड रेगुलेशन, एंड वहां पे ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर किस तरीके से अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एडिक्वेटली डिस्चार्ज कर सकता है। अब ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन लॉज एंड रेगुलेशन पे आए, जब भी क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नहीं, जैसे मतलब ऑडिटर को है ना कंसीडर करते हुए क्वेश्चन आया तो सिर्फ आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंसीडर नहीं करना है, आपको उसके साथ में कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी आपको देखनी है, रिक्वायरमेंट कारों की रिक्वायरमेंट वगैरह आपको देखनी है, राइट। तो इसके साथ में आपको क्या करनी है, दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है, साथ में जो अपने जो कोड ऑफ एथिक्स में जो न्यूक्लियर वाला का जो प्रोविजन दिया हुआ है आपको क्या करना है, उसको भी कंसीडर करना है व्हाइल फ्रेमिंग योर आंसर। तो चलिए, अब जो ऐसे 250 था उसने क्या किया था, लॉज एंड रेगुलेशन को उसने क्या किया था, लॉज एंड रेगुलेशन को दो पार्ट में बाइफरकेट किया था। क्या किया था, दो पार्ट्स में बाइफरकेट। पहला ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन, ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जिसका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट है, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डायरेक्ट इफेक्ट है। तो ऐसे 250 ने क्या बोला कि ऑडिटर आपको क्या करना है, उनके रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने, क्या करना है, इनके रिगार्डिंग आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं, मतलब आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। आप स्टैंडर्ड है ना जो ऑडिटिंग का प्रोसीजर है आप क्या करोगे, यहाँ पे वो फॉलो करोगे। अब दूसरे लॉज एंड रेगुलेशन, राइट, जो रिलेटेड है ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, राइट, जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एस्पेक्ट से क्या है, रिलेटेड है, बराबर। अगर मतलब अगर उनसे नॉन कंप्लायंस है तो एंटिटी के ऑपरेशंस पे क्या हो सकता है, इफेक्ट आ सकता है। तो ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन के लिए, ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, क्या करना है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि वहां पे कोई नॉन कंप्लायंस तो है या नहीं है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छे से ध्यान दें, क्या है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्टिंग का कॉरेस्पॉन्डेंस, लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बट एक चीज दी हुई थी, क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। यू शुड हैव मोर एम्फेसिस ऑन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन केस ऑफ द एरिया रिलेटेड टू द लॉज एंड रेगुलेशन। अब अगर आपको मान लीजिए कहीं पे इंस्टेंस वगैरह मिलता है विद रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस, आप क्या करोगे, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट वगैरह करोगे। तो देखिए इसने क्या बोला, दो पार्ट में बाइफरकेट किए हैं, पहला तो डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा क्या, अदर लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। डायरेक्ट लॉ एंड रेगुलेशन के लिए आपको क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। अदर लॉज एंड रेगुलेशन के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद सच लॉज एंड रेगुलेशन मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है विद रिलेटेड टू द डायरेक्ट लॉ, तो जैसे कि कंपनी एक्ट हो गया, लेबर लॉ हो गए, या फिर जो टैक्सेशन वाले जो लॉ होते हैं, राइट। अपने अदर लॉ में क्या क्या देखे थे, जैसे कि एनवायरमेंटल लॉ हो गए, राइट, सेफ्टी परमिट वाले हो गए, जैसे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अपन एग्जांपल देखे थे, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के, राइट। काफी बार पॉल्यूशन बोर्ड वगैरह भी क्या करते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह लगाते हैं, राइट। जैसे कि अपन देखा था वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, राइट, एयर प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए देखा था, डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल है ना मटेरियल वगैरह के लिए अपन ने कुछ चीजें देखी थी। तो ये कुछ अदर लॉज एंड रेगुलेशन। अब एक चीज अपन ने देखी थी, क्या देखी थी, देखिए लॉ एंड रेगुलेशन को आइडेंटिफाई करना, उनसे कंप्लायंस करना, ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चेक करना वेदर एंटिटी इज कंप्लाइंग विद सच लॉज एंड रेगुलेशन और नॉट, राइट। उन लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस करवाना या फिर नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट करना, या फिर अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है उसको डिटेक्ट एंड करेक्ट करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। इसलिए देखिए ऐसे 250 ने कुछ सर्टेन प्रोसीजर बताए थे, राइट। मतलब एक गाइडलाइन बताई थी किस तरीके से मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉ एंड रेगुलेशन कौन कौन से एप्लीकेबल है आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आप एक्सपर्ट की एडवाइस वगैरह ले सकते हो, राइट, या फिर दूसरे जो इंडस्ट्री के जो एंटिटी वगैरह है आप क्या कर सकते हो, उनसे भी वो इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो, बराबर। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन से लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। एक बार आपने वो देख लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन करोगे, किस तरीके से आपके ना ऑपरेशंस करेंगे, काम करेंगे। फिर वो ऑपरेटिंग आपकी जो ऑपरेशन सही तरीके से काम करे इसके लिए आप क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल डेवलप करोगे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या करोगे, डेवलप करोगे। फिर एक्चुअली वो काम कौन करेगा, एम्प्लॉय वगैरह करेगा, तो आप एम्प्लॉय को क्या करोगे, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह कम्युनिकेट करोगे, उनको ट्रेन वगैरह करोगे, बराबर। एंड लास्ट में अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग एक्टिविटी करेंगे, क्या करेंगे, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो अपन क्या करेंगे, उस केस में डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे, कौन, मैनेजमेंट। एंड लास्ट में स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप लीगल एडवाइजर एक्सपर्ट्स की अगर हेल्प लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। एंड आपको क्या करना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द एंटिटी, और उनकी क्या सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है। अब ध्यान रखना, एंटिटी सारे लॉज एंड रेगुलेशन को आइडेंटिफाई करना है, वेदर दे आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और वेदर दे आर रिलेटेड टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। तो देखिए क्या है, ये प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की।
कुछ प्रोसीजर दिए हुए हैं इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन करोगे, राइट। फिर आप क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेट करोगे, डेवलप करोगे, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करोगे, राइट। और ये कोड ऑफ कंडक्ट आप क्या करोगे, एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करोगे, अगर फिर उसको क्या करोगे, मॉनिटर करोगे वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। वो सही तरीके से कर रहे नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे, अपन लीगल एडवाइजर्स की हेल्प ले सकते हैं। लास्ट में अपन को क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है। इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये चीज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर ली। क्या बोल रहा है, देखिए ऐसे 200 क्या बोलता है कि ऑडिटर को क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, बराबर। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो नॉन कंप्लायंस है उसको प्रिवेंट करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, राइट। साथ में ये बोलता है कि ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है कि वो क्या कर रहा है, सारे नॉन डिटेक्शन को क्या करे, आइडेंटिफाई करे, ये ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। साथ में ध्यान रखना, इन हैंड लिमिटेशन का पोटेंशियल इंपैक्ट लॉ एंड रेगुलेशन वाले एरिया में क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए हमारा ऐसे 250 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले ऐसे 250 क्या बोलता है, जो डायरेक्ट लॉ एंड रेगुलेशन है उसके लिए आपको क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। जो अदर लॉज एंड रेगुलेशन है उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। क्या था, एक तो इंक्वायरी और दूसरा था इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, बराबर। अब जो ये आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, राइट, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, राइट, मतलब या तो नॉन कंप्लायंस होगा या नहीं होगा या फिर डाउटफुल सिचुएशन होगी, तो उस केस को आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएटली डील करना है। क्या करना है, एप्रोप्रिएटली डील करना है। मतलब एक तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट उसका क्या इफेक्ट है, ऑडिट ओपिनियन पे क्या इफेक्ट है, क्या कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या होता है, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड। तो इसमें अपन ने क्या फ्लो देखा था, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिस्क, बराबर। फिर उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। पर ध्यान रखना, जो अदर लॉज एंड रेगुलेशन है वहां पे हम स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर ही क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, राइट, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म करेंगे। साथ में अगेन एज इट इज एरिया ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन यहाँ पे ज्यादा होती है, तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे क्या करना है, स्पेशल एम्फेसाइज करना है। और अगर कहीं पे भी डाउटफुल सिचुएशन मिलती है तो आप क्या करोगे, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे। अपने जैसे एक एग्जांपल लिया था क्या, एक एंटिटी को मल्टीपल नोटिस मिल रहे थे, राइट, विद रिगार्ड टू द नॉन कंप्लायंस विद द वाटर प्यूरिफिकेशन। एंटिटी कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी और एंटिटी क्या कर रही थी, मल्टीपल जस्टिफिकेशन भी दे रही थी। देन दैट वाज अ डाउटफुल एरिया कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। इंटरप्रिटेशन को लेकर भी क्या थी, कुछ सिचुएशंस थी, तो अपन क्या कर रहे थे, अपन वहां पे जो एक्सपर्ट वगैरह थी अपन क्या करते थे, उसकी एडवाइस वगैरह भी ले रहे थे। तो देखिए क्या बोल रहा है, फिर अपन को क्या करना है, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है। एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड का मतलब क्या हुआ, उसका एनालिसिस करना है और रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। रेस्पॉन्ड का मतलब क्या है, अगर नॉन कंप्लायंस क्या हुआ है, आइडेंटिफाई है या फिर सस्पेक्टेड है, तो उसको अपन किस तरीके से डील करेंगे। ओके तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंसीडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। तो स्टैंडर्ड ने क्या बोला, जिस समय आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो तब आप क्या करोगे, लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग भी अंडरस्टैंडिंग लोगे, क्या क्या लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है एंटिटी पे और एंटिटी उससे किस तरीके से कंप्लाई कर रही है। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे 315 के अकॉर्डिंग जब आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो तब आप साथ में अंडरस्टैंडिंग लोगे किसके रिगार्डिंग, लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द एंटिटी और एंटिटी उसके साथ किस तरीके से कंप्लाई कर रही है, राइट। इसके लिए हम क्या करते थे, मल्टीपल चीजें लेते थे, इंक्वायरी करते थे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते थे, अगर हमको लगता है एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए वो भी कर लेते थे, एंटिटी जो रजिस्टर मेंटेन किया अपन क्या करते थे उसको भी रेफर करते थे, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को भी अपन क्या करते थे, रेफर करते थे। अगर हमको उस इंडस्ट्री की ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो हम क्या करते थे, उनका भी कंसीडर वगैरह करते थे। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेस अपन क्या करते थे, इन इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अपन क्या करते थे, ऑब्टेन करते थे। फिर वहां पे अपन किसकी बात करी थी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। अगर आपको कोई इंस्टेंस मिलता है विद रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस, आपको क्या करना है, वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेट वगैरह करना है, किसकी बात करता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। फिर अपन क्या करेंगे, एक मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे विद रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस, कि मैनेजमेंट आपको कोई नॉन कंप्लायंस के बारे में पता है क्या, राइट, वेदर इट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड या सस्पेक्टेड। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन पता है तो आप क्या करिए, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपन लेते हैं मैनेजमेंट से। फिर ये क्या बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट लॉ एंड रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस परफॉर्म करना है। देखिए हमने ऑलरेडी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, अब जो उसका एनालिसिस था उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, हमारे फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और जो डायरेक्ट लॉ एंड रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, बराबर। जो अदर लॉज एंड रेगुलेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो इंक्वायरी करेंगे, दूसरा जो इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो अपन क्या करेंगे, उसका इंस्पेक्ट वगैरह करेंगे। जैसे जो नोटिस वाला जो केस था वो भी यही केस था। अभी क्या बोल रहा है, आपने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, जो एविडेंस ऑब्टेन किए, उसके बेसिस पे आपको लगता है क्या, 3 सिचुएशन अपन देखी थी, या तो कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं है, यहाँ पे आपको कंक्लूड करते हो कि यहाँ पे क्या है, नॉन कंप्लायंस है, या फिर आपको लगता है सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, क्या लगता है आपको, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। तो उस केस में आप क्या करोगे, राइट। तो अगर नॉन कंप्लायंस है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका नेचर देखेंगे, नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस, दूसरा सर्कमस्टेंस अंडर व्हिच इट हैज ऑकर्ड, एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट है, राइट। तो देखिए अगर आपको नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई है या फिर सस्पेक्टेड है तो अपन क्या करेंगे, एक तो उसका नेचर देखेंगे, दूसरा उसका सर्कमस्टेंस देखेंगे, तीसरा देखेंगे पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए अगर सस्पेक्टेड वाला केस है, क्या है, सस्पेक्टेड वाला केस है,
तो अपन क्या करेंगे, उस मैटर को टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वेदर द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद सच लॉज एंड रेगुलेशन और नॉट। बराबर, मैनेजमेंट या तो इन्फॉर्मेशन देगी या नहीं देगी। इन्फॉर्मेशन दे देती है, अगर हम कंक्लूजन फ्रेम कर पाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे पहला तो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे इसका क्या इफेक्ट है, मैनेजमेंट की जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उसकी रिलायबिलिटी पे इसका इफेक्ट देखेंगे, राइट। साथ में हमारे ओपिनियन वाला जो सेक्शन है उस पर इसका इफेक्ट देखेंगे। साथ में हम देखेंगे क्या हमको यहाँ पे कोई लीगल एडवाइस लेने की जरूरत है, क्या कोई एक्सपर्ट की जरूरत है क्या। बराबर, तो देखिए क्या बोल रहा है, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लायंस विद सच लॉज एंड रेगुलेशन एंड इन ऑडिटर जजमेंट दिस मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, वहां पे कुछ चीजें करेगा, पहला तो लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेगा। साथ में अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है देन दैट इज अ केस ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हम क्या करेंगे, उसका हमारे ओपिनियन वाला है ना सेक्शन पे उसका इफेक्ट देखेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, उसका अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे उसका इफेक्ट देखेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट की जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, ये बात लिख लेना, तो मैनेजमेंट की जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उसकी रिलायबिलिटी पे भी क्या करेंगे, इसका इफेक्ट कंसीडर करेंगे। अब देखिए कुछ अपन ने क्लास में एग्जांपल्स देखे थे, मेन नोट्स में कुछ ऐसे इंस्टेंस दिए हुए थे जो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि दे माइट बी नॉन कंप्लायंस इन एंटिटी, जैसे कि एडवर्स मीडिया कमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी के ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह होना, राइट। अपन मार्केट रेट से क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेट में क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें परचेज कर रहे हैं, या फिर बहुत कम रेट में क्या कर रहे हैं, परचेज वगैरह कर रहे हैं। बराबर, या फिर अपन क्या कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें एडिक्वेट है ना, ऑडिट ट्रेल वगैरह नहीं है। बराबर, तो अपन इस तरीके से कुछ इंस्टेंस वगैरह देखे थे, राइट, जो क्या कर रहे हैं, इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो सकता है। बराबर, अब लास्ट में है हमारी रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखिए उसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले कम्युनिकेशन बात करता है विद द टीसीडब्ल्यूजी। क्या बोल रहा है, अनलेस ऑल इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, मैटर को कम्युनिकेट करेगा, राइट। और अगर इंटेंशनल है तो एज सून एज पॉसिबल क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और अगर ऑडिटर को लगता है क्या टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व है, क्या टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेगा। इफ देयर, जैसे कि ऑडिट कमेटी हो गई, राइट, तो हम क्या करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा अपन क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेशन करेंगे, राइट। अगर क्या है, हम कंक्लूड करते हैं क्या, नॉन कंप्लायंस हुआ है, कंक्लूड करते हैं नॉन कंप्लायंस हुआ है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या है, मटेरियल इफेक्ट है। तो देखिए अगर हमने कंक्लूड किया है, मतलब हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, तो उस केस में दो ही केसेज हो सकते हैं, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन। अगर मैटर परवेजिव है तो क्या चला जाएगा, एडवर्स वाले सेक्शन में चला जाएगा। बराबर, दूसरा अगर हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे, राइट, अगर हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, या तो जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन या जाएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बराबर, मैनेजमेंट हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो मान लीजिए मैनेजमेंट लिमिटेशन नहीं लगा रहा है, बस सर्कमस्टेंस क्या हो रहे हैं, लिमिटेशन लगा रहे हैं, उसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी हम क्या करेंगे, हमारे ऑडिट ओपिनियन पे उसका इफेक्ट देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे क्या हमको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने की जरूरत है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए फ्रॉड वाला केस था, जहां पे अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होता है तो हमको क्या करना होता है, सीजी को कम्युनिकेट करना होता है। बैंक ऑडिट के केस में अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो हमको आरबीआई को कम्युनिकेट करना होता है। बराबर, तो इस केस में ऑडिटर क्या करता है, अपनी जो रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑडिटर क्या करता है, उनको भी कंसीडर करता है। यहाँ पे मैंने अपनी एक चीज बताई थी, क्या ध्यान रखना, ये वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आउटसाइड द एंटिटी, ये ध्यान रखना, इस केस में आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होती है। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करता है, ओवरराइड करता है, राइट। चलिए, थैंक यू, इसी के साथ अपना पूरा होता है ऐसे 250 का रिवीजन। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं ऐसे 260, क्या है, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। तो चलिए, बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, इसका रीजन अपन फटाफट पूरा करते हैं। ऐसे 260 किसके बारे में डील करता है, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। मैंने बोलता अभी रियल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। एक चीज मैंने आपको और बोली थी, जब भी अपन कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी देखे तो एक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग एडिक्वेटेड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, राइट। अभी नफरा और जो अदर पार्टीज है उन्होंने बोला था कि देखिए ये जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं आपकी ऑडिट क्वालिटी को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो अभी इसका इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए ऐसे 260 अपन रिविजन करते हैं फटाफट। तो देखिए ऐसे 260 डील करता है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। अब ध्यान रखना, ऐसे 260 क्लियरली बोलता है कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन। कैसा होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, राइट। तभी क्या होगा, ऐसे 260 की रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस होगा। देखिए अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो उसका कुछ बेनिफिट है, जैसे कि आप टाइमली बेसिस पे है ना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। मैटर रिलेटेड ऑडिट आप क्या कर सकते हो, उनके साथ टाइमली बेसिस पे डिस्कस वगैरह कर सकते हो। तो इसलिए इसने क्या बोला है, आपको क्या करना है, टू वे कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। अब देखिए ऐसे 260 का ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो ऐसे 260 बोलता है कि कुछ मैटर्स के बारे में आपको बताता है कि जो आपको क्या करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करना चाहिए। कुछ मैंडेटरी आइटम बताता है, बाकी पे क्या रहेगा ऑडिटर का डिस्कशन रहेगा। तो जब भी ऑडिटर क्या कर रहा है टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस कर रहा है, मतलब द हाईएस्ट अथॉरिटी इन एन एंटिटी, तो उस केस में ऑडिटर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। बराबर, ऑडिटर का फालतू की चीज कम्युनिकेट करेगा तो फिर इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो काम नहीं करेगा, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑडिटर को क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो पहला तो बोल रहा है आपको कम्युनिकेट करना चाहिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, राइट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, राइट, प्रोसीजर आप क्या करोगे, ये बेसिक चीजें आप उनके साथ डिस्कस करोगे। फिर ये क्या बोल रहा है, एक तो आप क्या करोगे, पहले उनके साथ ये चीजें डिस्कस करोगे। दूसरा, ऑडिट प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज हो, इसलिए आपको टीसीडब्ल्यूजी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने बहुत सारी इंक्वायरी वगैरह देखी तो टीसीडब्ल्यूजी से करते हैं, राइट। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ये क्या बोल रहा है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी रेलेवेंट टू ऑडिट। बराबर। तीसरा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो आपको लगता है मे बी रेलेवेंट फॉर द टीसीडब्ल्यूजी इन डिस्चार्जिंग देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप क्या करोगे, उनको टाइमली बेसिस पे उनके साथ डिस्कस करोगे, राइट। ये क्या बोल रहा है, प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी टाइमली ऑब्जर्वेशन arising from the audit that are significant and relevant to their responsibility to oversee financial reporting process। एंड लास्ट में क्या है, आपको इंश्योर करना है, राइट, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा है, टू वे कम्युनिकेशन है। बराबर। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले अपने क्या बोला था, ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पीपल एट द टीसीडब्ल्यूजी, किसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, वेदर आई एम रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट विद द टीसीडब्ल्यूजी और सब ग्रुप ऑफ टीसीडब्ल्यूजी और बोथ, राइट। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। बराबर। तो इसने क्या बोला, रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी, फिर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड एंड लास्ट में द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जब भी आप सेटअप करो आपको हमेशा ना किस चीज को कंसीडर करना है, टू वे कम्युनिकेशन। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, टीसीडब्ल्यूजी को आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन ऐसे पर्सन है टीसीडब्ल्यूजी पे जिसको मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, जो कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन से रिलेटेड होते हैं वो कौन होते हैं, टीसीडब्ल्यूजी, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हो गए या मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, चेयरमैन वगैरह। अब अगर मान लीजिए ऑडिटर किसी सब ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो ऑडिटर क्या कर रहा था, उस समय डिटरमाइन करता है कि क्या ऑडिटर को गवर्निंग बॉडी के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। दूसरा अपने डिस्कस किया था, अगर सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी क्या है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, क्या है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है और ऑडिटर मैटर मैनेजमेंट को ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुका है, राइट। तो इस केस में ऑडिटर को फिर से टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। बराबर। पर अगर मान लीजिए सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब ऑडिटर एक चीज हमेशा कंसीडर करेगा, देखिए अगर ऑडिटर सेम चीज अगर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता तो ऑडिटर किन किन को कम्युनिकेट करता, राइट। अगर उन सबको कम्युनिकेट हो चुका है मैनेजमेंट लेवल पे, अगर उन सबको कम्युनिकेट हो चुका है तो ऑडिटर को फिर से टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है इन देयर गवर्नेंस रोल। ये स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है। क्या बोल रहा है, इफ ऑल टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट देन नो नीड टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, राइट। ये ऑडिटर का डिस्कशन है, पर स्टैंडर्ड ने क्या क्या रिलीफ दिया कि आपको फिर से टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ आल्सो डिटरमाइन, जब भी ऑडिटर डिसीजन लेगा तो ऑडिटर क्या करेगा, उसमें कुछ एक चीज कंसीडर करेगा, क्या, आल्सो डिटरमाइन मैटर इज कम्युनिकेटेड टू अदर विद होम ऑडिटर वुड हैव कम्युनिकेटेड एट द टीसीडब्ल्यूजी लेवल। अगर उन सबके साथ कम्युनिकेट हो गया है तो ऑडिटर फिर से मैटर को टीसीडब्ल्यूजी के साथ इन द गवर्नेंस रोल कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब बात आती है मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, राइट। साथ में अपने बोला था जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के जो कंटेंट वगैरह है अपन क्या करते हैं, उनको भी एक बार टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। इन ऑर्डर टू इंश्योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, नेचर ऑफ ऑडिट क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इन हैंड लिमिटेशन क्या है, हम किस तरीके से है ना जो इंटर ऑडिटर वगैरह है उनको किस तरीके से यूज करेंगे, एक्सपर्ट का क्या कंसिडरेशन रहेगा, मटेरियलिटी का क्या रहेगा, कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह हुए तो अपन क्या करते हैं, ये सारी चीज अपन उसके साथ डिस्कस करते थे। तो अपन सबसे पहले एक तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे, फिर स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुई है जैसे कि कोई फ्रॉड रिस्क वगैरह तो अपन क्या करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते थे। एंड द इंपॉर्टेंस वन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, राइट, दैट आर रेलेवेंट टू द टीसीडब्ल्यूजी, जैसे कि auditors views about significant qualitative aspect of the entity's accounting practices, estimate, disclosures, etc. तो आप क्या करोगे, उनको टीसीडब्ल्यूजी के साथ ये चीज कम्युनिकेट करोगे। इस पे अपने क्लास में बहुत सारे एग्जांपल देख लिए थे। फिर ये क्या बोल रहा है, इफ एनी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, राइट। अगर ऑडिट करते हो अगर आपको कुछ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई है तो आप क्या करोगे, उनको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करोगे। फिर अपन ने क्या बोला, अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंस है दैट अफेक्ट फॉर्म कंटेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, राइट। देखिए अपन ने ना एंगेजमेंट लेटर में क्लियरली बताया था दैट एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आवर ऑडिटर रिपोर्ट, पर मान लीजिए उसके फॉर्म या कंटेंट में क्या हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन आ रहा है, मान लीजिए हम कोई मॉडिफाइड ओपिनियन डाल रहे हैं, कोई की ऑडिट मैटर डाल रहे हैं, राइट, कोई एम्फेसिस तो मैटर पैराग्राफ डाल रहे हैं, कोई अदर मैटर पैराग्राफ डाल रहे हैं, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह डाल रहे हैं, अगर कुछ डाल रहे हैं, राइट, तो वो चेंज करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसके जो एग्जैक्ट जो वर्डिंग जो लेआउट होते हैं वो अपन क्या करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राइट, जिससे कि बाद में कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहे, उसके बारे में कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहे। इनिशियली जब जो की ऑडिट मैटर आया था तो उस समय मैनेजमेंट इनिशियली है ना बहुत वो है ना वो डिसएग्रीमेंट रहता था उसके रिगार्डिंग, की ऑडिट मैटर के रिगार्डिंग, तो इट वाज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप क्या करिए, एडवांस में क्या करिए, उन चीजों को कम्युनिकेट कर लीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। अब अपन इसमें एक चीज देखी थी, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट।
जैसे कि मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगा रहा है, बराबर, या फिर आपको बहुत ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या फिर आप बोल रहे हो जो गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग असेसमेंट है उसको आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि और आप क्या करिए उसको एक्सटेंड करिए, मैनेजमेंट उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा है, बराबर, या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि वो अवेलेबल होनी चाहिए पर वो क्या है, अवेलेबल नहीं है, देन देयर आर सम डिफिकल्टीज। अगर ऐसी कोई डिफिकल्टी है तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। सिग्निफिकेंट डिले बाय मैनेजमेंट इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, अनरीजनेबल टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट, unavailability of the expected information, extensive unexpected effort required to obtain sufficient appropriate audit evidence, या फिर restriction imposed by the management। ये क्या होती है, significant difficulty। फिर क्या बोल रहा है, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस अपने बोलता है लिस्टेड एंटिटी के केस में ध्यान रखना इसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करना क्या है, मैंडेटरी है। उसमें अपन बताते हैं कि हम हमारी नेटवर्क फर्म क्या कर रही है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट के साथ क्या कर रही है, कंप्लायंस कर रही है। साथ में अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप वगैरह है जो क्या कर रही है, थ्रेट पहुंचा सकते हैं इंडिपेंडेंस को, तो अपन क्या करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं विद टीसीडब्ल्यूजी। साथ में उस थ्रेट को, रिलेशनशिप रिलेटेड थ्रेट को अपन ने एलिमिनेट करने के लिए या फिर उसको रेड्यूस करने के लिए क्या सेफगार्ड अप्लाई किए हैं, अपन क्या करते हैं, वो भी टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर सेल कम्युनिकेट with the TCWG that engagement team and other with the network firm are complying with the relevant independence requirement। उसके साथ अपन कम्युनिकेट करते हैं क्या, अगर कोई रिलेशनशिप है जो उसको थ्रेट पहुंचा रही है तो अपन क्या करेंगे, उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं। साथ में उस रिलेशनशिप के कारण जो थ्रेट है उसको रेड्यूस करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या सेफगार्ड अप्लाई किए हैं, हम क्या करते हैं, वो भी टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बराबर। तो अपन अभी तक अपन क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, फिर अपन क्या क्या मैटर टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, राइट। एंड लास्ट में आपको क्या देखना है, एक अपन को कम्युनिकेशन प्रोसेस सेटअप करना था इन ऑर्डर टू इंश्योर द टू वे कम्युनिकेशन, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको सेटअप करना है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 260। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसमें अपन क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, फॉर्म, टाइमिंग एंड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, बराबर। फिर क्या बोल रहा है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ओरल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो देखिए क्या था, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। अगर ऑडिटर को लगता है कि ओरल कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करना चाहिए। साथ में जो इंडिपेंडेंस वाली जो रिक्वायरमेंट अपन जो कम्युनिकेट कर रहे थे वो क्या करेंगे, अपन राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। एक चीज मैंने आपको बोली थी, अगर आप क्या कर रहे हो, ओरल डिस्कशन कर रहे हो, तो आप किसके साथ कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्या डिस्कशन किया था, उसका क्या कंक्लूजन था, आप क्या करोगे, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे। साथ में आप क्या करोगे, रेलेवेंट पार्टी जिसके साथ आपने डिस्कस किया, आप क्या करोगे, उससे साइन भी करवाओगे, राइट। अभी क्या बोल रहा है, फैक्टर विच मे डिटरमाइन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब उसके अपन सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या हमारी ऑडिट रिपोर्ट में आने वाला है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, फैक्टर्स विच में डिटरमाइन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि क्या ये मैटर हमारी ऑडिट रिपोर्ट में आने वाला है, क्या हमने इस मैटर को पहले मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट किया था, राइट, क्या इसका सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन निकला था, क्या यहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट वगैरह तो नहीं था, राइट। एंटिटी का लीगल लॉ एंड रेगुलेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटिटी का ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। जो टीसीडब्ल्यू और जो ऑडिटर है उसके बीच में क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस सेटअप किया हुआ है, क्या ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट चल रहा है, राइट। उसके बेसिस पे क्या होता है, अपन डिटरमाइन करते हैं कि अपन को कम्युनिकेशन कैसे करना है, ओरल या रिटर्न, राइट। एनवायरमेंट ऑफ एंटिटी, लीगल रिक्वायरमेंट, ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अपने फ्रॉड वाला केस था, दैट इज द कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी अगेन, तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए था, दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट, राइट। अभी बात कर रहा है टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन कब करोगे, तो अपन इसमें क्या बोला था, टाइमली बेसिस पे अपन कम्युनिकेट करते हैं। अब अपने कुछ चीजें कंसीडर करी थी, क्या कि अगर देखिए प्लानिंग रिलेटेड मैटर है, क्या है, प्लानिंग रिलेटेड मैटर है, तो अपन उसको क्या करेंगे, अर्ली बेसिस पे कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे, अर्ली बेसिस पे कम्युनिकेट करेंगे। या फिर अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, राइट, अपन जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी वाले मैटर देखे थे उसको अपन क्या करेंगे, एज सुन एज पॉसिबल क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। फिर कुछ अपने फैक्टर्स देखे थे जिसके बेसिस पे अपन क्या कहते हैं, ऑडिटर डिसाइड करता है टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि साइज ऑफ एंटिटी, स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट ऑफ द एंटिटी, लीगल रिक्वायरमेंट एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। एट लास्ट ऑडिटर को देखना है एडिक्वेसी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑडिटर क्या देखना है, एडिक्वेसी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्या टू वे कम्युनिकेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो ऑडिटर क्या करता है, इसका इफेक्ट देखता है ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिटर एविडेंस। देखिए अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका इफेक्ट देखेगा, एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे और दूसरा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिटर एविडेंस, राइट। तो इसी के साथ अपना पूरा होता है ऐसे 260। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ ऐसे 299। कौन सा है, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए बहुत ही इजी स्टैंडर्ड है, इसको अपन फटाफट पूरा करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अपन को यहाँ से पूरे नंबर स्कोर करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ ऐसे 299।
तो देखिए सबसे पहले एसए 299 किसके साथ डील करता है, जब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या हो रही है, जॉइंट ऑडिट हो रही है। मतलब उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल की ऑडिट, राइट, उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट क्या कर रहे हैं, दो से ज्यादा क्या कर रहे हैं ऑडिटर उसकी ऑडिट कर रहे हैं। उस केस में ध्यान रखना उनको एसए 299 से क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अपन और क्या देखा था, उनको सिर्फ एसए 299 से कंप्लाई नहीं करना है, राइट, दूसरे जितने भी स्टैंडर्ड्स है उनसे तो कंप्लाई करना है, पर उनके साथ में उनको क्या करना है, एसए 299 से भी कंप्लाई करना है। और एक और चीज ध्यान रखना, जॉइंट ऑडिट करानी है नहीं करानी है, ये किसका डिस्कशन होता है, कंपनी का, बराबर। तो देखिए एसए 299 बात करता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन टू और मोर ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। फिर ध्यान रखना ये कुछ स्पेशल कंसिडरेशन को क्या करता है, डील करता है, राइट, जिससे कि जॉइंट ऑडिट क्या हो, सही तरीके से हो, हमारा ऑडिट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, ऑडिट इफेक्टिव हो, राइट। सारे जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरिया जो अपने देखे थे कि किस तरीके से है ना म्यूचुअल तरीके से डिवाइड किया जाएगा, किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाएगी, किस तरीके से स्ट्रेटेजी है ना सेटअप करी जाएगी, अपने जो कॉमन एंगेजमेंट लेटर वगैरह की बात की थी, तो एसए 299 क्या कर रहा है, इन सब चीजों का क्या कर रहा है, एडिक्वेटली एड्रेस कर रहा है। अब देखिए एसए 299 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले तो कुछ प्रिंसिपल्स बताता है फॉर कंडक्टिंग द जॉइंट ऑडिट, फिर ये कुछ यूनिफॉर्म अप्रोच बताता है कि किस तरीके से जॉइंट ऑडिट आप क्या करोगे, कंडक्ट करोगे, किस तरीके से उसकी ना स्ट्रेटेजी सेट की जाएगी, किस तरीके से प्लानिंग करी जाएगी, राइट, किस तरीके से वर्क को एलोकेट किया जाएगा, किस तरीके से ऑडिट कंडक्ट करी जाएगी, किस तरीके से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, किस तरीके से है ना रिपोर्टिंग करी जाएगी, किस तरीके से कंक्लूजन फ्रेम किया जाएगा, राइट। ये क्या कर रहा है, सारी एक्सपेक्ट को डील करता है। फिर ये बताता है किस तरीके से आप क्या करोगे, जो एरिया को है ना आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, एंड इट आल्सो स्टेट द आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। साथ में बताता है कि जॉइंट ऑडिट के केस में, राइट, जॉइंट ऑडिटर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होंगे, और कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वो सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स क्या होंगे, लायबल होंगे, राइट। तो चलिए एसए 299 इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेसिकली हमारे ऑडिटर्स को क्या करना है, ये अपन रिक्वायरमेंट अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कौन सा, ऑडिट प्लानिंग। क्या देखने वाले हैं, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड द एलोकेशन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग का बेसिक चीज क्या है, देखिए जब भी अपन ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है, साथ में जो दूसरे जो की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स वगैरह होते हैं, सीनियर पर्सन, राइट, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जॉइंट ऑडिट के केस में क्या है, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स है, राइट, और उनकी जो एंगेजमेंट टीम है, तो पहले तो उनके एंगेजमेंट पार्टनर्स, राइट, जॉइंट ऑडिटर्स, और उनकी टीम के जो की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, राइट, वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट प्लानिंग, राइट। फिर क्या बोल रहे हो, स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट करेंगे, और क्या करेंगे, ऑडिट प्लान वगैरह सेट करेंगे, राइट। उसमें अपन ने जो बेसिक चीजें देखते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी में, वही चीजें यहाँ पे भी है, राइट। जैसे कि क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, राइट, लॉ एंड रेगुलेशन A5 की रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के क्या रिजल्ट्स थे, कोई सिग्निफिकेंट मैटर है जो हमारे एंगेजमेंट टीम के डायरेक्शंस को क्या करेंगे, इंपैक्ट वगैरह करेंगे, अपन क्या करते हैं, उनको कंसीडर वगैरह करते हैं। साथ में अपन देखेंगे क्या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स हमको रिक्वायर्ड होंगे फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ अ जॉइंट ऑडिट, राइट। तो ये कुछ होते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट स्ट्रेटेजी, राइट। पर ध्यान रखना इन केस ऑफ एसए 299 एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनको कंसीडर करना है, कौन सा, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंडिविजुअल एंड द कॉमन, राइट। अपन यहाँ पे प्लानिंग करते हुए क्या करेंगे, जो एरिया है, राइट, उसका क्या क्या एलोकेशन अपन को करना है, वो भी अपन क्या करेंगे इसमें डिसाइड करेंगे, किस तरीके से एलोकेशन किया जाएगा, राइट, वो भी अपन क्या करेंगे ऑडिट प्लानिंग में डिसाइड करेंगे। फिर ध्यान रखना एट दिस स्टेज, मतलब ऑडिट प्लानिंग के स्टेज पे ध्यान रखना क्या करना है, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं उनको क्या करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, वेदर जो उनका रेस्पेक्टिव एरिया है वो या फिर जो कॉमन एरिया है वो, राइट, उनको क्या करना है, दोनों के ही रिगार्डिंग क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, और ध्यान रखना उनको क्या करना है, दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स के साथ उसको कम्युनिकेट करना है, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बोथ कॉमन एंड स्पेसिफिक। अब देखिए ऑडिट प्लानिंग के टाइम ही, राइट, डिसाइड किया जाएगा कि क्या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या करना है, परफॉर्म करना है, राइट। ध्यान रखना इस प्लानिंग के रिगार्डिंग सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, बट इसके जो एग्जीक्यूशन है, राइट, इन ऑडिट प्रोसीजर जो डिसाइड किए गए कौन से परफॉर्म करना है, इनका जो एग्जीक्यूशन वाला रहेगा वो रेस्पेक्टिव जॉइंट ऑडिटर ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा, उसमें सारे जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगेन सही से सुनिए, इसका जो प्लानिंग वाला पार्ट है, राइट, जहाँ पे सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स इन्वॉल्व थे, तो उस प्लानिंग के रिलेटेड अगर मैटर है तो ध्यान रखना सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, और उस ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म करना है, राइट, जो डिसाइड किया गया, तो उनका जो एग्जीक्यूशन वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्पेक्टिव जॉइंट ऑडिटर की रहेगी, राइट, वहाँ पे सारे जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बोथ कॉमन एंड स्पेसिफिक एंड कम्युनिकेट विद द TCWG आल्सो, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज ध्यान रखना, स्पेशल क्या है, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। एक बार अपने एरिया आइडेंटिफाई कर दिए, उनको एलोकेट कर दिया, राइट, उसका कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉपर डिस्कशन हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उसमें इसके रिगार्डिंग प्रॉपर डिटेल्स उसमें इंक्लूड करी जाती है, और ध्यान रखना इसको सब लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं, क्या करते हैं, इसको सब लोग साइन करते हैं, और बाद में एक बार साइन हो गया उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको TCWG के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। अब ध्यान रखना ये एसए 299 की एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपने वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया देन इट इज अ वायलेशन ऑफ एसए 299, इट इज अ वायलेशन ऑफ एसए 299। बट ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आपने वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, राइट। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आप सारे जॉइंट ऑडिटर्स क्या होंगे, अब सब जगह लायबल हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, राइट।
वो एक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एस 299, उस पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ऑफकोर्स एस 299 का वॉल्यूशन है, पर उस केस में ध्यान रखना जॉइंट ऑडिटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना क्या है, कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड ऑब्टेन कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसके भी मैंने आपको लॉजिक बताए थे, राइट। अपन को क्या करना है, जॉइंट ऑडिट के केस में एक तो कॉमन एंगेजमेंट लेटर लिया जाएगा, अगेन जिससे क्या हो, कोई भी है ना डिस्प्यूट वगैरह नहीं हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं हो, राइट। सारी जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो, क्लियर हो, इसलिए क्या होता है कॉमन एंगेजमेंट लेटर लिया जाता है। उसी तरीके से कॉमन मैनेजमेंट रिटर्न है ना रिप्रेजेंटेशन भी लिया जाता है, अगेन सेम चीज के लिए कि अगेन कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं रहे, राइट, कोई डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग का फॉर्म नहीं हो, इसके लिए क्या बोला जाता है, आपको अगेन क्या करना है, कॉमन है ना रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी करनी है, किस तरीके से है ना एरियाज को आपको डिवाइड वगैरह करना है, बराबर। एक बार आपने वो किया तो उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। बट इन द केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर, राइट, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन दूसरे जॉइंट ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है तो ऑफकोर्स आपको क्या करना है, उनके साथ शेयर करना है। अगेन आपने देखा था कि देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे, जैसे सेल्स एंड डेटर्स हो गया, परचेजेस एंड क्रेडिटर्स हो गया, राइट, लोन एंड इंटरेस्ट हो गया। ये तो कुछ एग्जांपल्स है, बट ध्यान रखना क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि इन द केस ऑफ ऑडिट क्या होनी चाहिए, जॉइंट ऑडिट के केस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी उसकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस के लिए। तब ये क्या बोल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। तो सबसे पहले से 2099 बोलता है कि देखिए जो वर्क डिवाइड किया गया है उसमें ध्यान रखना जिस ऑडिटर को डिवाइड किया गया था वही ऑडिटर क्या होगा, उसके लिए लायबल होगा, राइट। सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स लायबल नहीं होंगे। फिर जो वर्क डिवाइड नहीं किया गया है, जो कॉमन एरिया है, वहां पे ध्यान रखना सारे ही ऑडिटर्स क्या होंगे, लायबल होंगे। फिर अपन ने कुछ एरियाज देखे थे, राइट, यहाँ पे ध्यान रखना सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स क्या होते हैं, लायबल होते हैं, राइट। जहाँ पे सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स लायबल होते हैं। कुछ अपन कुछ इसकी अपन ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, कुछ अपन चीजें देख लेंगे, जैसे कि रिपोर्ट है ना अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन अगर अपन देखते हैं, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल क्या है ना A5 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, राइट। ये कुछ एडिशनल मैटर्स भी यहाँ पे है। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहला तो वर्क या डिवाइडेड नहीं है, वहाँ पे सारे जॉइंट ऑडिटर्स लायबल होंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट, डिसीजन टेकन बाय ऑल फॉर ऑडिट प्लानिंग, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस अभी किया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया कंसर्निंग एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, राइट। ये सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहा है, प्लानिंग से रिलेटेड सारी जॉइंट ऑडिटर्स लायबल होंगे, उसके एग्जीक्यूशन के लिए वो रेस्पेक्टिव जॉइंट ऑडिटर लायबल होगा। फिर ये क्या बोल रहा है, मैटर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर एंड रेजर एग्रीमेंट, ये किसकी बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन की, राइट। मान लीजिए कोई मैटर दूसरे ऑडिटर्स के लिए रेलेवेंट था, उसको डिस्कस किया गया, कम्युनिकेट किया गया, वहां पे क्या था, एक कॉमन डिसीजन लिया गया, एक बार कॉमन डिसीजन ले लिया, सब एग्री हो गया, तो उसके बाद ध्यान रखना सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स वहां पे लायबल होंगे। फिर देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्या A5 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, साथ में आपकी जो रिपोर्ट है क्या वो लॉ एंड रेगुलेशन एंड एज पर द स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, राइट। ये जो एरिया है ध्यान रखना ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये किसकी है, ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर ये पॉइंट किसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना ये बात कर रहा है कोऑर्डिनेशन की, किसकी बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ मैटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कम टू द नोटिस ऑफ एनी जॉइंट ऑडिटर व्हिच इज रेलेवेंट टू अदर जॉइंट ऑडिटर, व्हिच इज रेलेवेंट टू अदर जॉइंट ऑडिटर, देन द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड, क्या है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, देन द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल जॉइंट ऑडिटर्स इन राइटिंग प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, राइट। अगर कोई मैटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर के लिए क्या है, रेलेवेंट है, उसके सिग्निफिकेंस है, राइट, तो आप क्या करोगे, उसको टाइमली बेसिस पे दूसरे जॉइंट ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करोगे इन राइटिंग, राइट, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, राइट। और ध्यान रखना यहाँ पे एजम्पशन था, क्या एजम्पशन था कि जो जॉइंट ऑडिटर है वो मान के चलेंगे कि यार अगर हमारे काम का कोई मैटर है ना दूसरे जॉइंट ऑडिटर के नॉलेज में आता है तो वो हमको क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसको वापस उसके वर्क को चेक करने की जरूरत नहीं है, बराबर। वो हम मान के चलेंगे कि अगर हमारे काम का होगा तो हमको कम्युनिकेट किया जाएगा। अब इसके लास्ट में क्या था, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, क्या है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसमें देखिए HA 299 क्या बोल रहा था कि देखिए नॉर्मली आपको क्या करना है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है। देखिए जो भी रेस्पेक्टिव ऑडिटर आपने जो भी वर्क परफॉर्म किया है, आपने जो भी कंक्लूजन फ्रेम किया है, आप क्या करोगे, उस कंक्लूजन को दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स के साथ में क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, और फिर आप क्या करोगे, ओवरऑल कंक्लूजन फ्रेम करोगे, राइट। पर ध्यान रखना स्टैंडर्ड ने क्या बोला, नॉर्मली आप एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे, बट अगर जो जॉइंट ऑडिटर्स है, अगर आपके बीच में क्या है डिसएग्रीमेंट विद द ओपिनियन और विद एनी अदर मैटर, अगर आपके बीच में क्या है डिसएग्रीमेंट है, तो उस डिसएग्रीमेंट के केस में आप क्या करोगे, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे, क्या करोगे, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे, बराबर। और ध्यान रखना अगर इन केस ऑफ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, अगर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है तो उस केस में ध्यान रखना अदर मैटर पैराग्राफ में जो दूसरी जो रिपोर्ट है उनका रेफरेंस दिया जाएगा। देखिए अगर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट है तो मिनिमम 2 रिपोर्ट तो इशू होगी, राइट। तो दोनों ही रिपोर्ट में, राइट, दोनों ही रिपोर्ट के अदर मैटर पैराग्राफ में दूसरी वाली रिपोर्ट का क्या दिया जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा। एक इसमें ना सिंपल क्लैरिफिकेशन है कि जो जॉइंट ऑडिटर्स आर नॉट बाउंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ व्यूज। मान लीजिए 4 जॉइंट ऑडिटर्स है, 3 ऑडिटर का कोई एक मानना है, एक ऑडिटर का कुछ अलग मानना है, तो ध्यान रखना उसमें क्लियर है कि आपको मेजॉरिटी से बाउंड नहीं हो। अगर आपका डिसएग्रीमेंट है तो आप अपना डिसएग्रीमेंट सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। देखिए नॉर्मली आपको क्या करना है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, बिफोर फाइनलाइजेशन कम्युनिकेट रेस्पेक्टिव कंक्लूजन व्हिच वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, राइट। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले है ना दूसरे ऑडिटर्स को कम्युनिकेट करोगे। फिर ये क्या बोला है, हाउएवर अगर क्या आपका डिसएग्रीमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ओपिनियन और मैटर, राइट,
आप क्या करोगे, अपने ओपिनियन को राइट सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू है ना एक्सप्रेस करोगे, कम्युनिकेट करोगे, और ध्यान रखना अदर मैटर पैराग्राफ में जो दूसरी ऑडिट रिपोर्ट से उनका क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर एक जस्टिफिकेशन है क्या, द जॉइंट ऑडिटर्स आर नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या जॉइंट ऑडिटर एज्यूम अदर जॉइंट ऑडिटर कैरिड आउट देयर वर्क प्रॉपर्ली एंड उनके वर्क को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, राइट। एक और चीज कि अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया है विच इज रेलेवेंट टू द अदर जॉइंट ऑडिटर्स, उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, अगेन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट वन, इट इज अकॉर्डिंग टू एसए 260, राइट। क्या है, कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी, राइट। अगर क्या है, अगर आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है या फिर आप अपनी रिपोर्ट में क्या कर रहे हो, अदर मैटर पैराग्राफ या फिर इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, वो चेंजेस करने से पहले राइट उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स या फिर लेआउट एक्सपेक्टेशन आपको क्या करना है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना है, राइट। इसी के साथ अपना पूरा होता है एसए 299। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चल शुरू करते हैं। रिवीजन ऑफ एसए 402 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। कौन सा ये स्टैंडर्ड है, जब जो यूजर एंटिटी है वो क्या कर रही है, सर्विसेज यूज कर रही है ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में ऑडिटर को क्या होता है, एसए 402 से क्या होता है, कंप्लाई करना होता है। एसए 402 इज नथिंग बट ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस को क्या कर रहा है, डील कर रहा है, बराबर। अपन स्टैंडर्ड ऑडिट अप्रोच इसमें फॉलो करते थे, राइट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो जो सर्विसेज थी उसके रिगार्डिंग रिस्क को असेस होकर करेंगे, और जो भी रिस्क असेस है उसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बराबर। पर ध्यान रखना इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कब होता है, जब यूजर एंटिटी मतलब जिस एंटिटी के अपन ऑडिट कर रहे हैं वो क्या कर रही है, किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर रही है, सर्विसेज ले रही है, मतलब कोई सर्विसेज को क्या कर रही है, आउटसोर्स कर रही है। और ध्यान रखना वो सर्विसेज ऐसी है, वो क्या कर रही है, जो यूजर एंटिटी है, राइट, जो अपना जो क्लाइंट है, राइट, उसके क्या कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसको क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, राइट। क्या कर रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। उस केस में ऑडिटर क्या करना है, ऐसे 402 की रिक्वायरमेंट से क्या करना होता है, कंप्लाई करना होता है। बेसिकली क्या करेगा ऑडिटर, उस केस में उन सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग लेगा, वहां पे रिस्क वगैरह देखेगा, फिर ऑडिटर क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है ऑडिटर क्या करेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करेगा, एंड देन द थिंग इज सिंपल, जो भी रिस्क आपने असेस करी है उसको क्या करोगे, आप एप्रोप्रिएटली एड्रेस करोगे, क्या करोगे, एप्रोप्रिएटली एड्रेस करोगे बाय डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और फिर आप लास्ट में क्या करोगे, ऑडिट कंक्लूजन एंड द रिपोर्टिंग। बड़ा सिंपल है। देखिए क्या बोल रहा है, स्कोप क्या है, जब जो यूजर एंटिटी है मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो क्या कर रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ले रही है, और वो सर्विस ऐसी है, वो क्या कर रही है, एंटिटी जो हमारा जो क्लाइंट है उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, वेदर दे में अफेक्ट द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस और द इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको हो सकता है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर को अफेक्ट कर रही है, या फिर आप किस तरीके से ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हो, प्रोसेस करते हो, या फिर उसको अफेक्ट कर रही है, या फिर उसके क्या कर रही है, हैंडलिंग को, डेटा हैंडलिंग को क्या करती है, अफेक्ट कर रही है, बराबर, राइट। मतलब किसी भी तरीके के आपके क्या कर रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है वो सर्विसेज, तो आप क्या करोगे, उन सर्विसेज के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग लोगे, राइट। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू अपने द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब देखिए जो हमारा ऑडिट प्रोसीजर को नेचर है वो एक्सटेंट है, राइट, वो कैसा रहेगा, राइट, वो कितने डिटेल रहेंगे, राइट, कितने ज्यादा रहेंगे, वो डिपेंड करेगा नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस, किस टाइप की सर्विसेज एंटिटी क्या कर रही है, आउटसोर्स कर रही है, उसका सिग्निफिकेंस कितना है, वहां पे मटेरियलिटी क्या है, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, किस तरीके के एडजस्टमेंट्स को क्या कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है, राइट। उसके बेसिस पे हमारे क्या रहेंगे, हमारे ऑडिट प्रोसीजर उस पर डिपेंड करेंगे। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एसए 402 विद रेस्पेक्ट टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग आपको क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, किस टाइप की सर्विसेज है, वो कितनी सिग्निफिकेंट वगैरह है, बराबर। एंड आप क्या करोगे, उसका इफेक्ट देखोगे एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे। क्यों देखते हैं, सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM एज पर द एसए 350, बराबर। आप एज पर अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आप अपने रिस्क असेसमेंट फेज के अकॉर्डिंग जब आप एंटिटी की रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करोगे, तब आप क्या करोगे, सर्विस रिलेटेड क्या करोगे, रिस्क को आइडेंटिफाई असेस भी करते हो, और ध्यान रखना अपन इस चीज को क्या करते हैं, प्लानिंग एक्टिविटी में भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और देन लास्ट क्या है, जो भी आपने रिस्क असेस करी है उसको आप क्या करोगे, उसके रिगार्डिंग आप एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्स करोगे। एंड तीसरा इन हैंड ऑब्जेक्टिव क्या जाता है, दैट इज रिपोर्टिंग वन, राइट। आप किस तरीके से उस केस में कंक्लूजन फ्रेम करोगे, क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, किस तरीके से उस पर रिपोर्टिंग वगैरह करोगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग के लेके। तो देखिए सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा हाउ द यूजर एंटिटी यूजेज सर्विसेज इन इट्स ऑपरेशन, बराबर। उसमें ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, राइट। फिर क्या बोल रहा है, आप देखोगे नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस। फिर आप देखोगे डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, राइट, रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, राइट, या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वगैरह है, किस टाइप के ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग क्या है, सर्विसेज ली जा रही है। दूसरा आप देखोगे नेचर ऑफ रिलेशनशिप, राइट, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स वगैरह है, बराबर। इनके बेसिस पे ऑडिटर क्या होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की सर्विसेज क्या करी जा रही है, आउटसोर्स करी जा रही है। फिर ऑडिटर क्या करना है,
एक बार अपन ने क्या की सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग ली, तो अपन क्या करेंगे उसके बेसिस पे इनहेरेंट रिस्क को भी क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, साथ में अपन क्या करते हैं कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, क्या करते हैं कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो क्या बोला है सबसे पहले अंडरस्टैंड डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे यूजर एंटिटी के जो रिकॉर्ड्स वगैरह है वहां पे जो सिस्टम वगैरह है उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे उस सर्विसेज के रिलेटेड क्या करेंगे इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। देखिए अपनी जो यूजर एंटिटी हो सकता है उसने कोई इंटरनल कंट्रोल उसके ऊपर क्या किया हो प्लेस किया, बराबर, इन ऑर्डर टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी, बराबर। फिर अगर आपको एंटिटी के जो सिस्टम है या फिर उसके जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है अगर आपको वहां से उसकी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो वेल एंड गुड, राइट। अगर आपको वहां से सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द आरओएमएम, राइट, अगर वहां से मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर वहां से मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर वहां से नहीं मिलती है, अगर वहां से नहीं मिलती है तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर के पास कुछ ऑप्शंस है, राइट। ऑडिटर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या कर सकता है, मल्टीपल ऑप्शंस क्या कर सकता है कंसीडर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला ऑप्शन क्या है रेफरिंग टू द टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट इफ अवेलेबल, राइट। ये क्या होती है सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट होती है, क्या होती है सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट होती है। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करती है एक अपना ऑडिटर क्या करती है अपॉइंट करती है, राइट, इन ऑर्डर टू गिव रिपोर्ट ऑन हिज कंट्रोल्स प्रिपेयर्ड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सर्विस ऑडिटर क्या करता है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने उसने जो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन वगैरह किए होते हैं इंप्लीमेंट किए होते हैं, राइट, वो क्या करता है उसके ऊपर रिपोर्ट देता है, बराबर। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है अगर वो रिपोर्ट अवेलेबल है तो आप क्या करो उसको रेफर करो, राइट, आप क्या करिए उसको रेफर करिए। या फिर आप क्या कर सकते हो कॉन्टैक्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू द एंटिटी, या फिर आप क्या कर सकते हो उसको विजिट कर सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे ऑडिटर को क्या बोल सकते हो आप क्या करिए हमारे बिहाफ पे आप क्या करिए वहां पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए। अगर ऐसा कुछ भी करना है तो आपको क्या करना होता है आपको पहले उस एंटिटी को कम्युनिकेट करना होता है, वो अपन कैसे करते हैं थ्रू द यूजर एंटिटी, राइट। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है आपको अच्छे से पता है। देखिए टाइप 1 रिपोर्ट में राइट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। टाइप 1 रिपोर्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है, सिर्फ उसकी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन पे ही क्या होती है रिपोर्ट होती है इन केस ऑफ टाइप 1 रिपोर्ट। और जो टाइप 2 रिपोर्ट होती है उसमें उसकी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन के साथ में क्या होती है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे भी क्या करी जाती है रिपोर्ट दी जाती है, राइट। इसलिए जो टाइप 2 रिपोर्ट होती है उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो किए जाते हैं परफॉर्म किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स होती है, उसके रिगार्डिंग क्या रिजल्ट्स वगैरह थे उस पर भी क्या होती है रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट में वो वाली सारी चीजें क्या होती है इंक्लूड होती है इन केस ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पे अपन एक स्पेशल चीज थी क्या, आप एक बार खुद मार्क डाउन करिए। आप यहाँ पे एक बॉक्स बना के आप लिख लीजिए। देखिए क्या था, अगर ऑडिटर टाइप 1 रिपोर्ट या फिर टाइप 2 रिपोर्ट को यूज करना चाहता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है कुछ चीजों को कंसीडर करता है, राइट। पहला तो ऑडिटर देखता है क्या ये जो रिपोर्ट है क्या वो सेम पीरियड कवर कर रही है जिस पीरियड के लिए मैं इंटरनल कंट्रोल पर रिलायंस प्लेस करना चाहता हूं, राइट। जिस पीरियड के लिए ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पर रिलायंस प्लेस करना चाहता है क्या वो रिपोर्ट सेम पीरियड कवर कर रही है या नहीं कर रही है, पहली चीज। दूसरा, क्या ये मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रही है या नहीं दे रही है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल, सेकंड चीज। एंड तीसरा, अगर सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट राइट या फिर उसके जो कंट्रोल्स जो है वो अगर हमारी यूजर एंटिटी के कुछ कंट्रोल्स पे क्या है डिपेंडेंट है, राइट। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एंटिटी ने कुछ कंट्रोल्स लगाए होंगे तभी उनके कंट्रोल क्या होंगे सही तरीके से काम करेंगे। अगर वो कुछ ऐसे एंटिटी के कुछ कंट्रोल्स पे क्या करते हैं डिपेंड करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, अगर उन कंट्रोल्स पे डिपेंडेंट है राइट तो ऑडिटर क्या करेगा उन कंट्रोल्स को भी चेक करेगा। सपोज अपन ने क्या लिया था, अपन एग्जाम पेरोल लेना प्रोसेसिंग का लिया था, तो वो एंटिटी एक्सपेक्ट करी है जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है राइट वो प्रॉपर उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है, राइट, वो सही तरीके से डेटा क्या हो रहा है हमारे पास है ना ट्रांसफर किया जा रहा है, बराबर, इन द सिक्योर्ड मैनर वगैरह, बराबर, राइट। या फिर उसकी बेसिक प्रोसेसिंग जो यूजर एंटिटी करती है वो सारी क्या है सही करी गई है, राइट। तो ही क्या होगी आगे की प्रोसेसिंग सही होगी। मान लीजिए ऐसा कोई है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल पे क्या होता है डिपेंडेंट है, तो ऑडिटर क्या करेगा उस कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल को भी क्या करेगा टेस्ट करेगा क्या वो सही तरीके से एक्चुअली इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए, वो क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑडिटर क्या करता है सारी चीजें चेक भी करता है, बराबर। अब ध्यान रखना अपन यहाँ पे क्या किया था, अपन चेक किया क्या वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं क्या फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर उसमें बेसिकली क्या देखता है, ऑडिटर देखता है जब ऑडिटर सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को कंसीडर करता है तो ऑडिटर उसमें बेसिकली देखता है जो सर्विस ऑडिटर है उसकी कॉम्पिटेंसी, राइट, क्या वो इनफ कॉम्पिटेंट है या नहीं। दूसरा ऑडिटर चेक करेगा किन स्टैंडर्ड्स के अंडर है ना ये रिपोर्ट इशू करी गई है, राइट, किन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये रिपोर्ट इशू करी गई है, बराबर। फिर क्या था, अब अपने क्या किया था, अपन ने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले ली, सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग ली, रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बेसिस पर अपने क्या किया रिस्क को आइडेंटिफाई किया, असेस किया, बराबर। अब अपने क्या किया होगा, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई असेस किया होगा तो उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए अपन क्या करेंगे अपने फर्दर और प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे इन ऑर्डर टू एड्रेस सच रिस्क। अभी क्या बोल रहा है, अगर आपको आप क्या करोगे सबसे पहले जो आपकी जो यूजर एंटिटी है जो क्लाइंट है सबसे पहले आप क्या करोगे फर्दर और प्रोसीजर्स वहां परफॉर्म करोगे। अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं तो ऑल गुड, अगर आपको वहीं से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो ऑल गुड। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करोगे अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वहां पे परफॉर्म करोगे। अगेन आप क्या करोगे जो ड्यू प्रोसीजर्स है आप उसको फॉलो करके उसके बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे वहां पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, राइट। एंड ये क्या बोल रहा है, While assessing risk of a material misstatement, अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या किया था रिलायंस प्लेस किया था कि वो सही तरीके से डिजाइन है इंप्लीमेंटेड और वो क्या कर रहे हैं इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, आपने ये अज्यूम किया था, राइट, एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा उन कंट्रोल्स को टेस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे 330 भी यही बोलता है आप क्या कर रहे हो इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस कर रहे हो while assessing risk of material misstatement, तो आपको क्या करना होता है अब है ना क्या करना होता है उन इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो ऑडिटर क्या करेगा टाइप 2 रिपोर्ट को रेफर करेगा। अब टाइप 1 रिपोर्ट यहाँ पे काम नहीं आएगी क्योंकि टाइप 1 रिपोर्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे कोई भी चीजें है ना इंक्लूडेड नहीं करी जाती है। टाइप 2 रिपोर्ट में ही क्या होता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग क्या होता है रिजल्ट्स
इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, टाइप टू रिपोर्ट को रेफर करेगा, या फिर ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन द बिहाफ ऑफ द जो यूजर ऑडिटर है उसके बिहाफ पे ऑडिटर क्या करेगा, दूसरा ऑडिटर को बोलेगा आप हमारे बिहाफ पे क्या करिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में है ना कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करिए, बराबर। अब एक स्पेशल केस था, क्या था, अगर जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या कर रही है, किसी थर्ड पार्टी से सर्विस ले रही है, और वो सर्विसेज ऐसी है जो क्या कर रही है, जो यूजर एंटिटी का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो क्या कर रही है, किसी तरीके से उसको अफेक्ट कर रही है, राइट। तो ध्यान रखना, उस पर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आपको ऐसे 402 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, आपको क्या करना है, ऐसे 402 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। अब हमने जो रिपोर्ट देखी थी, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट, ये बोलता है या तो ये रिपोर्ट क्या होगी, या तो जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या तो उसके रिगार्डिंग क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेगी। अगर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट अगर उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड करती है तो ध्यान रखना आपका काम वहीं तक है, आप उसको रेफर करके वहां से इंफॉर्मेशन ले लोगे, बराबर। और मान लीजिए अगर वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड नहीं करी गई है, राइट, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करी गई है रिगार्डिंग इट्स सिस्टम वगैरह, तो ध्यान रखना ऑडिटर को क्या है, जो यूजर एंटिटी का ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे 402 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होगा, बराबर। अब ध्यान रखना, अगर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट अगर उसके सिस्टम जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके सिस्टम के रिगार्डिंग क्या करिए, इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड। अगर नहीं करी है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्व आउट मेथड, राइट। अब जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, जो यूजर एंटिटी का जो मैनेजमेंट वगैरह है, राइट, जो यूजर एंटिटी का जो मैनेजमेंट है उससे क्या करेगा, इंक्वायरी वगैरह करेगा, क्या करेगा, इंक्वायरी वगैरह करेगा। क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई फ्रॉड या फिर नॉन कंप्लायंस के बारे में क्या किया है, कोई रिपोर्ट वगैरह या फिर कोई कम्युनिकेशन वगैरह किया है क्या, राइट। जो हमारे जो एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो क्या करे है, उसको अफेक्ट कर सकती है, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, राइट, बाय इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द यूजर एंटिटी, बराबर। अगर है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका इफेक्ट देखेगा ऑन द एंटिटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द ऑडिटर रिपोर्ट, बराबर। एंड लास्ट वन क्या है, द रिपोर्टिंग वन, इट्स लिटिल इंपॉर्टेंट, क्या है, रिपोर्टिंग वन। रिपोर्टिंग में क्या बोल रहा है, अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, राइट, रिगार्डिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या करोगे, अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे एज पर एस 705, राइट, या तो यहाँ पे रहेगा क्वालिफाइड या रहेगा डिस्क्लेमर, बराबर। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, ऑडिटर क्या कर रहा है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस केस में ध्यान रखना, ऑडिटर जो वर्क ऑफ अ सर्विस ऑडिटर है उसकी जो रिपोर्ट है, उसका जो वर्क है उसका रेफरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं देगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। क्या है, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस केस में ध्यान रखना जो सर्विस ऑडिटर का जो वर्क है उसका रेफरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं देगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। और अगर देता है तो ध्यान रखना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो स्टेटमेंट था कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती, सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, वो स्टेटमेंट देगा। एक क्या था, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा है, राइट, और उस मॉडिफिकेशन का रीजन क्या है, जो हमारी जो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट थी, राइट, उसका मॉडिफिकेशन का रीजन क्या है, वो है ऑडिटर को लगता है यार उस मॉडिफिकेशन को रीजन को समझाने के लिए, राइट, उसको रीजन देने के लिए जो सर्विस ऑडिटर है उसका वर्क का रेफरेंस देना क्या है जरूरी, तो उस केस में ध्यान रखना वो दे सकता है। तो अगेन ध्यान रखना उसमें ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेटमेंट फिर से देना पड़ेगा, राइट। चलिए इसी के साथ पूरा होता है ऐसे 402। थैंक यू, राधे राधे।